स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा, जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, कि आज बात करेंगे कि सेक्युलरिज्म में ये जय श्री राम 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 से दिक्कत क्या है। और ये बहस दरअसल इतनी ज्यादा हो गई है कि विधानसभा, संसद और अब तो सुप्रीम कोर्ट में ये बहस पहुंच गई है। तो सेक्युलरिज्म में राम राम। संसद के दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर जुबानी जंग तो जारी है ही, वो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। विपक्ष जहां मोदी सरकार में सेक्युलरिज्म पर भेदभाव का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सेक्युलरिज्म को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। राज्यसभा में प्रतिपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर मनुस्मृति के अनुरूप संविधान बनाने का आरोप लगा दिया, तो सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला और बड़ा माकूल जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में मौलवी स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया गया संविधान को। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि 200 सेक्युलर देशों में किसी भी 4 देश का नाम बता दीजिए जहां संविधान से ऊपर शरिया कानून हो। उन्होंने शाहबानो केस का उदाहरण भी दिया, जिसमें संविधान के ऊपर शरिया कानून को रखा गया था। पहले वर्शिप एक्ट आया, 1947 की स्थिति मानी जाएगी। बाद में वक्फ कानून भी आ गया, जिसमें कोई समय सीमा तय नहीं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान पूछा है कि जय श्री राम का नारा लगाना कैसे आपराधिक कृत्य है। दरअसल याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डाली गई थी। शिकायतकर्ता हैदर अली की याचिका में पीठ ने पूछा कि वो एक विशेष धार्मिक नारा लगा रहे थे या नाम ले रहे थे। यह अपराध कैसे हो गया? पीठ ने पूछा उसकी पहचान कैसे हुई? तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि यह समझ से परे है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो इसे किसी वर्ग की धार्मिक भावना कैसे आहत हो जाती है। उधर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में शीतकालीन सत्र में इसी जय श्री राम के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। दरअसल संभल में दंगे होने की वजह सपा नेता जय श्री राम के नारे लगाने का आरोप लगा रहे थे कि इसी वजह से दंगा हुआ। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के तो अभिवादन में लोग राम राम बोलते हैं, तो फिर जय श्री राम सांप्रदायिक कैसे हो गया। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया, क्यों ऐसी व्यवस्था बनी कि एक मुस्लिम जुलूस हिंदू मोहल्ले और मंदिर के सामने से आराम से निकल सकता है, लेकिन जब एक हिंदू शोभा यात्रा हो तो मुस्लिम मोहल्ले या मस्जिद के सामने से नहीं निकल सकती। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। आखिर इस व्यवस्था के जिम्मेदार कौन है? और बड़ा सवाल यही है कि जब धार्मिक सहिष्णुता की बहस की जाती है तो फिर यह अपेक्षा सिर्फ एक समुदाय से ही क्यों होती है? अपनी कमियों को लेकर समाज को आत्म परीक्षण करना होगा, तभी हम सही सेक्युलरिज्म लागू कर पाएंगे। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया था कि पहले आरएसएस ने ही मनुस्मृति पर विरोध किया था। पूरा देश जानता है 1949 में आरएसएस नेताओं ने भारत के संविधान का विरोध किया था, क्योंकि ये मनुस्मृति पर आधारित संविधान नहीं था। इस बारे में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में विरोध करते हुए संपादकीय यानी एडिटोरियल में ये लिखा था, आप लोगों के मन में आज भी मनुस्मृति वो कायम है। मैं बार बार बोलता रहा। तो भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया, कहा सेक्युलर शब्द को आंबेडकर जी ने भी उस वक्त मना कर दिया था, लेकिन बाद में आपने जोड़ दिया। संविधान की उद्देशिका, जिसे डॉक्टर साहब अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा, उसमें चेंज किया गया। और फिर महोदय सिर्फ इतना ही नहीं रहा, जब से वो वर्ड आया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो इस देश में क्या हुआ कि पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा समय आया कि जब सुप्रीम कोर्ट और शरिया में यह लगा कि मतभेद है, तो इस देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शाहबानो केस में शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, दुनिया के किसी सेकुलर देश में ऐसा कोई एक उदाहरण बता दे तो मैं अपना बयान वापस लेने को तैयार हूं। तो ये तो बात हुई संसद में जो चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी बड़ी बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि क्यों ऐसी व्यवस्था बनी कि एक मुस्लिम जुलूस हिंदू मोहल्ले और मंदिर के सामने से निकल सकता है, लेकिन एक हिंदू शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से निकलने के बाद परेशानी हो जाती है। आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे।
मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी वो परंपरागत जुलूस था और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है। तो ये बहस अपने आप में बहुत बड़ी बहस इन दिनों बन गई है कि क्या इस तरह का जय श्री राम का नारा लगाना सांप्रदायिक है? क्या कहीं से अगर शोभा यात्रा निकलती है तो वो भड़काने वाली बात है? उस पर पत्थरबाजी जरूरी हो जाती है? दंगा करना जरूरी हो जाता है क्या? ये बहस चल रही है संसद में भी, विधानसभा में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो हम भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। खास चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधा हलकाई जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी कर्नाटका की। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका, नमस्ते। साथ में सैयद जवाद साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में बहुत ही मजबूती से बात रखते हैं। स्वागत जवाद भाई आपका भी बहुत बहुत इस चर्चा में। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं चर्चा को थोड़ा सा विस्तार देता हूं। विनोद जी, अब तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय से ये बात थी कि कौन सा नारा सांप्रदायिक है, जय श्री राम कितना सांप्रदायिक, अल्लाह अकबर कितना सांप्रदायिक, कहाँ से जुलूस निकालना सांप्रदायिक हो जाता है, कहाँ से शोभा यात्रा निकालने के बाद सांप्रदायिक हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है, जिसे कहते हैं ना कि चर्चा के बाद एक पकने का समय आ जाता है। अब देखिए, संसद से लेकर विधानसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह अब इस बात पर चर्चा हो रही है। अब लगता है इस मामले का कुछ समाधान आपको निकलता हुआ दिख रहा है क्या विनोद जी? लाल जी, ये इस देश के लिए आप कहें और हम लोगों के लिए भी कि ये संविधान निर्माण के 75 साल में जो ये संसद दोनों सदन में जो चर्चा हो रही है, अमृतकाल का आप ये कह सकते हैं कि ये एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही संयोग की बात है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं और मजबूती से रख रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इस देश को ये बात समझने की ज़रूरत तो थी कि ये सेकुलरिज्म का मतलब हो या और दूसरे चीज़ें की व्याख्या अलग अलग तरीके से अलग अलग नैरेटिव्स में की गई है। उस देश में, जिस देश में जो परंपरा सेकुलरिज्म की, सहिष्णुता की हजारों साल की परंपरा रही है, उस देश में आखिर इन चीज़ों को लाने और उसका नैरेटिव का मतलब क्या था, और उस मतलब की व्याख्या आप भी राज्यसभा के दोनों बाइट को आपने सुनाया, सुधांशु जी का भी सुनाया था और माननीय खड़गे जी का भी आपने सुनाया था। जी जी। लेकिन सवाल यह है कि लोगों के लिए ये अच्छा मौका है कि लोग इस बात को जाने कि इस बात के लिए जाने कि ये संविधान के लगातार जो संशोधनों का जो दौर रहा है, उसके पीछे की मंशा क्या रही है और उसको देश हित में, समाज हित में या वोट हित में कितना उसका फर्क रखा गया, कितनी उसकी बातें हो गई, ये भी आज इस चर्चा में आई है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज है, जब कल सुप्रीम कोर्ट में ये बहस हो रही थी लाल जी, और सुप्रीम कोर्ट में जब कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ में ये बात आई थी जी कि किसी एक सज्जन ने या कोई व्यक्ति ने मस्जिद में या उसके आसपास में कहीं जय श्री राम कहा था, ठीक तो है, उसको ये आपत्तिजनक मानते हुए उस पर ये कार्रवाई हुई थी। जो भारतीय न्याय संहिता की अभी कानून है, उसके हिसाब से कानून का उस पर लगाया गया। पुलिस ने आरोप में शिकायत की गई, एफआईआर हुए, उसकी अरेस्टिंग हुई। बाद में हाई कोर्ट ने उसको रिलीज किया था, यह पूछते हुए कि बता दो पहले मुझे कि ये जय श्री राम का नारा लगाना कैसे आपराधिक है, ठीक है, ये आपराधिक कृत्य कैसे हो गया, ये आप इसको बताइए। और शायद इसी बिना पे उनको बिल भी मिला था और उनके इस केस को खारिज कर दिया था। जी। यही केस लेके फिर सुप्रीम कोर्ट आए थे। जी। तो सवाल है कि इन सब चीजों को लेके कि भारत की परंपरा, भारत के मानस में ये लोक चेतना के राम राम का एक शब्द है, जहां जन्म से लेके मृत्यु तक राम है, उसको, उस बात को लेके अगर कोई समाज में यह बात फैलाई गई है, मैं कह रहा हूं ये एक तरह से फैलाई गई है कि जय श्री राम को लेके आपत्ति होती है, उसको एक सांप्रदायिक माना जाता है, तो कह सकते हैं कि इस पूरी व्यवस्था में राजनीति जो है अपीजमेंट की, उसने इसमें जहर घोल दिया। बिल्कुल जहर घोल दिया, और उसी जहर का नतीजा हम समय समय पर देखते रहे हैं, और वो नतीजा अभी संभल में भी दिखा है। सैयद जवाद भाई, जरा मुझे बताइए एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कि क्या एक जो सवाल उठ रहा है कि देखिए, अगर कोई भी मुसलमानों का कोई त्योहार है, उसका कोई जुलूस निकलता है, आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती,
पहले कभी शिया सुन्नी के बीच ताजिया को लेकर टकराहट की खबरें आती थी, आजकल वो भी खबरें अब नहीं आती हैं, यानी कि वो बिल्कुल आराम से गुजरता है। तो क्यों सैयद जवाद भाई, आप चाहे देखिए दुर्गा पंडाल हो, गणेश पंडाल हो, छठ पूजा का घाट हो, कि कोई भी काली पूजा हो, कि कुछ भी हो, हर जगह से कहीं ना कहीं से पथराव की खबर, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी खबर आ जाती है। हनुमान जी की शोभा यात्रा हो, रामनवमी शोभा यात्रा हो, आती ही आती है। तो आखिर क्या हमने ऐसा क्या माहौल बना दिया है जवाद भाई कि इस तरह की चीजें हो जाती हैं और लोग इसको टॉलरेट नहीं कर पाते? सहनशीलता, सहिष्णुता तो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है, फिर भी ऐसी खबरें आ जाती हैं। जी लाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। बिल्कुल, देखिए, आपको भी एक बात जय हिंद, की जय संविधान। करता हूं, न किसी हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का काटा है हम ही से निकलेगा। देखिए, आपको 90s का दौर याद होगा। उस 90s के दौर के अंदर जब रामायण सीरियल आता था जी, तो घरों में, कुछ ही घरों में टेलीविजन हुआ करता था और दूरदर्शन पे दिखाया भी जाता था, और तमाम सारे लोग मिल करके एक ही घर के अंदर जहां टेलीविजन होता था वहां हम सब लोग बैठ करके रामायण देखते थे। महाभारत सीरियल आता तो महाभारत सीरियल एक घर में टीवी हुआ करती थी, वहां सारे समुदाय के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग एक साथ मिल करके बैठ करके महाभारत भी देखते थे। ठीक है। और तमाम धार्मिक कार्यक्रम आते थे, और वो कार्यक्रम ऐसे होते थे डीडी न्यूज पर कि भाई शाम में जब वो कार्यक्रम आते थे तो रोड जो है वो सूनी हो जाती थी, शहर के शहर सूने हो जाते थे उसको देखने के लिए। और क्या शानदार उसमें गीत होते थे, कितनी शानदार वाणी होती थी, वाक पटुता होती थी, और तमाम खूबसूरत उसमें जो है बड़े अच्छे संगीत के तौर पे एक प्रभु श्री राम जी का जो हमारे दिलों में, हमारे मस्तिष्क के अंदर आज भी चरित्र, कितना उदारवादी, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत, कितना दिल को मोह लेने वाला जो है। उसी सीरियल में जय श्री राम के नारे भी आते थे खूब, है ना? खूब आते थे, खूब आते। जब हनुमान जी जा रहे थे लंका के अंदर तो वो खड़े होते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, और बड़ा उत्साहित लोग हो जाते थे। लेकिन लाल सिंह सर, आज तकलीफ के साथ कहना पड़ता है, आज की शोभा यात्राओं में वो गाने बनते हैं जिसमें बाकायदा महिलाओं को अपमानजनक करने वाले गाने डीजे के ऊपर बजते हैं। ऐसे गाने बजते हैं जो पूरी अपनी सामाजिक ताने बाने को खराब करने वाले गाने बजते हैं। और आप, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि डीडी न्यूज पे आप वो जो शोभा यात्राओं में गाने हैं विनोद मिश्रा जी, वो आप चला नहीं सकते, सुन नहीं सकते घरों के अंदर, और वो मस्जिदों के सामने से जा करके, ठीक है, डीडी न्यूज पर नहीं चला सकते, अदालतों में तो रख सकते हैं कि देखिए ये वाला गाना बजा था इसीलिए हम भड़क गए थे। बात भड़कने की नहीं है। देखिए, कोई बात भड़कने की नहीं है। आपकी सबसे पहले नियत क्या है? आपकी नियत क्या है? किसी को प्यार करने वाली, स्नेह करने वाली नियत है तो आप यकीन मानिए लोग आपके सामने स्नेह से आएंगे, प्यार से आएंगे। आपकी नियत अगर यह है कि किसी को मैं प्रवोक कर रहा हूं और चिढ़ा रहा हूं, चीजें हैं, तो आपके पास उसी दिशा से लोग आएंगे। आप यानी नियत पर आपको लगता है कि जय श्री राम के नारे से दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस नियत से लगाया जाता है वो नियत पर दिक्कत है। सारा, लाल सिंह सर, पूरी दुनिया का निजाम जो टिका हुआ है वो नियत पर है। आज आप एंकर हैं, आपकी नियत यह है कि आप निष्पक्षता के साथ काम करेंगे, सरकार से कठोर सवाल करेंगे, ये आपकी नियत है। ये आप सरकार के चाटुकार बनना चाहते हैं, ये आपकी नियत है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं, पर्सनल नहीं कर लीजिए। नहीं, मैं उसको बिल्कुल आप उसी भावना के साथ ले रहा हूं, उसी भावना के साथ ले रहा हूं जिस भावना से आप कह रहे हैं। मैं कभी नाउम्मीद नहीं होता अपने देश के भारतवासियों से, कभी समाज से नाउम्मीद नहीं होता, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है। नाउम्मीद शख्स दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं लौटता हूं जवाद भाई आपके पास। जरा डॉक्टर सुधा हलकाई जी को मुझे शामिल कर लेने दीजिए। डॉक्टर सुधा हलकाई जी, 10 सेकंड। हाँ, कर लीजिए, पूरी कर लीजिए, फिर सुधा जी। जितना जिक्र बाबर का भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, मुगलों का दौर की बात करते हैं लगातार, इतना कभी नहीं करा होगा, क्योंकि मुगलों से रिश्तेदारी का इतिहास एक विशेष लोगों का रहा हुआ है। मैं सबकी बात नहीं करता हूं, इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी को हो सकता बाबर को गालियां देने का, और उसके बाद आप देखिए एक काम फिर करते हैं, आपने मुगलों से रिश्तेदारी की बात उठाई ना, अगर पहले जिसका जो रहा हो, आज सब लोग औरंगजेब से रिश्ता और मुगलों से रिश्ता काट लेते हैं, उनकी सारी चीजों से रिश्ता काट लेते हैं।
हमारा नहीं है लाल सिंह सर, मैं पूरी जिम्मेदारी, कोई भी ये ना कहे कि ये औरंगजेब का था इसलिए ये मेरा है, ये इस तरह से काट लीजिए रिश्ता बिल्कुल औरंगजेब की चीजों से। ठीक है, डॉक्टर सुधा हलकई जी को आप मुझे लाने दीजिए। डॉक्टर सुधा हलकई जी, ये कर्नाटक हाईकोर्ट वाला क्या मामला था जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है? डॉक्टर सुधा, अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है वो मामला, क्या मामला था, उसकी क्या गलती थी? और जो सैयद जवाद भाई कह रहे थे कि क्या उसकी भी नीयत गलत थी जय श्री राम कहने में, ताकि इसीलिए उसको वो सजा मिली थी क्या, जो बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनको छोड़ा था? डॉक्टर सुधा। धन्यवाद। पहले तो मैं अभी इन्होंने जो बोला है कि आड़े तिड़े गाने लगाते हैं प्रोसेशंस में वगैरह, इसकी वजह से जब मस्जिद के सामने प्रोसेशन निकलता है तो उसकी वजह से ये लोग भड़क जाते हैं और दंगे फसाद हो जाते हैं। तो मुझे उनको पूछ लीजिए, अभी नागमंगला में कर्नाटक में जब गणेश जी की मूर्ति जा रही थी तो वहां पे दंगे फसाद हो गए। मैंने उदाहरण दिया था। नहीं, एक मिनट, पेट्रोल बॉम्ब डाले थे वहां पे, मतलब अचानक से पेट्रोल बम तो तैयार होता नहीं है, मार्केट में मिलता नहीं, उसको पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है ना। तलवार वहां पे थे, लाठी वहां पे थे, मतलब जो कुछ भी चाहिए दंगे फसाद के लिए सब कुछ, एवरीथिंग वाज कुक्ड ओवर देयर, पहले से लाके रखा था ये लोगों ने वहां पे। और कर्नाटका की जो होम मिनिस्टर हैं वो बोलते हैं कि ये आकस्मिक घटना थी। ठीक है, आकस्मिक घटना थी, मतलब इनके यहाँ सब कुछ तैयार रहता है, देनो प्रोसेशन जा रहे हैं। और हालांकि पहले साल भी, मतलब पिछले साल भी वहां पे एक दंगे फसाद हुआ था जब गणेश जी की प्रोसेशन जा रही थी। तो ये सब तैयारी पहले से ही तैयार करके रखा है, कि ऐसे नहीं है कि आड़े टेढ़े गाने डाल दिए और इन लोगों को, मतलब इनकी सहनशीलता शक्ति इन्होंने लूज कर दिया और ये लोग दंगे फसाद शुरू कर दिए। तो पहली चीज दे हैव टू एक्सेप्ट दैट। सेकेंड थिंग इज, कर्नाटक में जब बोला हनुमान चालीसा जब चलाया जा रहा था, फिर कोई आके उसके ऊपर हत्या करते हैं। कनाडा में बात करते हैं तो रात में 12 बजे एक महिला के ऊपर वो लोग अत्याचार करते हैं। और कर्नाटक में जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है, डिप्टी सीएम बोलते हैं कि ये हमारे भाई है, जो टेररिस्ट है, ब्रदर्स, डीके शिव कुमार बोलते हैं, और उसको भी बोलते हैं ये एक आकस्मिक घटना थी, उनका एक निजी मामला था। कर्नाटक में असेंबली में जब बोलते हैं प्रो पाकिस्तानी स्लोगन जब बोलते हैं, तभी भी ये लोग एक्सेप्ट इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये जय श्री राम वाले मामले पर बताइए जरा कि वो क्या मामला था कर्नाटक हाईकोर्ट जो गया था? वही बोल रहे हैं, जब जय श्री राम वो लोग बोल रहे थे तो इन्होंने जाके उसके ऊपर कोर्ट में दे हैव फाइल्ड अ केस कि हम लोग जय श्री राम नहीं बोल सकते, मतलब यू आर गोइंग इन दैट के सामने जा रहे हैं तो हम लोग नहीं बोल सकते। और सेक्युलरिज्म बोलिए, जब अंबेडकर जी जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने सेक्युलरिज्म नहीं डाला था क्योंकि हमारे नस नस बिल्कुल ये मुद्दा संसद में भी उठा है, ये हमारे नस नस में सेक्युलरिज्म है। सेक्युलर हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग पैदाइशी, मतलब हमारा कल्चर जो है, हम लोग बोलते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अतिथि आके हमारा सर काटे और हम लोग ऐसे। ठीक है सुधा, डॉक्टर सुधा मैं लौटता हूँ, डॉक्टर सुधा मैं लौटता हूँ आपके पास। मुझे विनोद, जवाद भाई आता हूँ, विनोद जी को जरा शामिल करने दीजिए, विनोद जी को शामिल करके फिर आता हूँ। विनोद जी, आपने दोनों, मैं जवाब साहब आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपने मुझे पूछा है, आप एक मिनट धैर्य रखिए, विनोद जी को लेकर आता हूँ। डॉक्टर सुधा, ठीक है, डॉक्टर सुधा सैयद जवाद जी, मैं मुझे सीधे जवाद साहब ने पूछा था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जवाद साहब आप इतने भड़कते क्यों हैं? इतने भड़कने का मतलब क्या होता है कि आपके किसी मुस्लिम मोहल्ले में कोई संगीत, कोई शोभा यात्रा निकल रही हो तो आप भड़क जाएंगे। अभी सुधा जी जो बता रहे थे कि उस भड़कने पे गणेश जी का वहां पे शोभा यात्रा है, उनका विसर्जन कार्यक्रम है, तमाम तो आप भड़क गए, इतने भड़क गए कि पेट्रोल बम चला दिए। आप इतने भड़क गए बहराइच में कि राम गोपाल मिश्रा को घर में खींच के गोलियों से 36 गोलियां दाग दी। इतने भड़कने वाले हैं आप लोग। आप इतने भड़क गए संभल में कि पूरे इस आजादी के बाद वहां 22 दंगे कर दिए, एक आबादी को वहां से गायब कर दिया। इतने भड़कते क्यों है भाई? किस सेकुलरिज्म ने आपको यह परमिट दिया है कि आप भड़कते रहो? आप बंगाल में चले जाइए, भड़कने वाले को तो हमने 47 में अलग देश बना के दे दिया था। ममता बनर्जी कहती है कि ये हम परमिशन नहीं देंगे वहां जब रामनवमी की शोभा यात्रा होती है। क्यों भाई? तो ये मुस्लिम इलाका है। आजादी के बाद ये शायद इस हिंदुस्तान में ही हुआ होगा, ये मुस्लिम इलाका, ये हिंदू इलाका। अरे भाई ये देश का ये सारा रास्ता है, सड़कें हैं, समाज है। आप मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका, इसमें भेद क्यों है?
क्यों बहराइच में वो दंगा हुआ? क्योंकि आप भड़क गए। आप भड़क गए इस चीज के लिए कि भाई वहां से यात्रा निकल रही है कि मुस्लिम इलाका है। क्या तुक है भाई? क्या तर्क है आपका? आप रामायण सीरियल भी देखते हैं और उसके बाद जय श्री राम से भड़क जाते हैं। क्या मतलब है? ठीक है, ये सिंपल एक सी बड़ा बात ये समझिए कि इस देश में जितने भी ये सारे उन्माद हुए हैं, दंगे हुए हैं, उसका कोई न कोई उसी सेकुलर पार्टी का कोई नेक्सस रहा है। क्यों बर्क साहब की पूरे खानदान की जो बर्क हम लोग कहते हैं, कल भी हमने किया है कि संभल के बर्क परिवार का सेकुलरिज्म, क्या यही सेकुलरिज्म है? जहां से खोदो वहीं से मंदिर निकल रहा है और आपका भाईचारा खुद जाता है खुदने के साथ ही। इस सवाल का जवाब चाहिए जो समाज को ही सोचना होगा। बिल्कुल। आप कहानी मत बनाइए कि गाने बजा देते हैं, वीडियो चला देते हैं। ठीक है, मैं सैयद जवाद जी से जवाब लेता हूं, लेकिन एक चीज जोड़ करके। सैयद जवाद भाई एक बात बताइए, ये जो मुस्लिम इलाका का कॉन्सेप्ट है और भड़कने वाला कॉन्सेप्ट है, तो भड़कने वाले लोगों के लिए ही तो 47 में और मुस्लिम इलाके वाले के लिए तो 47 में अलग देश बना दिया गया कि भाई अगर भड़कने की मानसिकता है और मुस्लिम इलाका मानने की मानसिकता है तो ये लो अलग देश दे दिया। अब जो बचा है इसमें भड़कने की गुंजाइश कहां से याद जवाद भाई? अब इसमें हिंदू इलाका और मुस्लिम इलाका क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष देश है। जी देखिए, एक अभी संपादक साहब ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो ये मान लिया कि हम भड़कते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी मान लिया कि ये भड़काते हैं। दूसरे लफ्ज में मान लिया। उदाहरण के तौर पर हम हमारी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिए। आप मैडम क्यों भड़का रही हैं आप हमको? क्यों भड़का रही हैं आप हमको? तकलीफ हो रही है? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मेरा जवाब दीजिए। आप भड़काएंगे? लाल सिंह साहब तो बहुत ही प्यारे हैं, वो किसी को नहीं भड़काते, लेकिन है कुछ लोग भड़काने का काम अभी डिबेट में ही करते हैं। नहीं, मैं तो किसी को नहीं भड़काता, मैं किसी को नहीं भड़काता। मैं तो कहता हूं कि अब इस धर्मनिरपेक्ष देश में भड़कने की गुंजाइश ही नहीं है। जो भड़कने वाले थे वो गए, 47 में ही निकल लिए वो। अभी देखिएगा, मैं कुछ बोलूंगा तो जवाब देखिएगा, 2 मिनट सुन नहीं पाएंगे, कटुसा तो सुन नहीं पाएगा कोई। अरे तो कटुता बोलेंगे ही क्यों आप? अरे आपको क्यों कटुता बोलनी है? प्यार से भी बोल सकते हैं, बोलिए ना प्यार से। देखा आपने? कटुता से बोलेंगे। वो बोल रहे हैं प्यार से बोलेंगे, प्यार से भी बोल सकते हैं। प्यार से बोलिए, जो बोल रहा हूँ प्यार से बोलिए। ये देखिए, अभी तो मैंने कुछ बोला नहीं, पहले भी। अरे मैं समझ रहा, आप क्या बोल रहे हैं मैं वो भी जान रहा हूँ। आप भड़माइए मत। आपको जो भी तर्क रखने हैं आप रखिए जवाद साहब, और प्यार और कटुता मत कहिए। मजबूती से रखिए, मजबूती से। आप भड़क क्यों रहे? इजाजत तो दीजिए, मैं रख रहा हूं। देखिए, संविधान की बात हो रही थी कि सेकुलर लफ्ज डाला गया। इन लोग की जो मंशा है कि संविधान से सेकुलर हटा करके उसमें कम्युनल डाल दें। मंशा तो हम समझ रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, संविधान की धज्जियां कब उड़ाई गई थी और कब संविधान की जो है बिल्कुल ताक में उठा के रख दिया गया। संविधान 6 दिसंबर 1992 को धज्जियां उड़ा करके रख दी गई थी संविधान। वो होता है संविधान। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कर तो दिया, सुनवाई करके फाइनल कर दिया, लगा के उड़ा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया उस मामले को। अरे रुक तो जाइए, आपको सवाल किसी और चीज के लिए पूछे और आप मुद्दा किसी और लेके आए। व्हाई डोंट यू आंसर? जो प्रश्न आपको पूछा गया क्योंकि वो अलग से ले आए, इसलिए मैंने कहा इसका तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया फाइनल। सुनिए, फिर उसके बाद कल्याण सिंह ने पता क्या कहा? 29 जनवरी 1993 को उन्होंने एक स्टेटमेंट बाकायदा जारी करा। स्टेटमेंट दिया कि हमको बाबरी मस्जिद तोड़े जाने का कोई अफसोस नहीं और वक्त आने पर हम संविधान भी बदलेंगे। ये उनका कहना था। भारतीय जनता पार्टी समय की कमी है जवाद भाई, समय की कमी है। मुझे थोड़ा सा डॉक्टर सुधा का एक रिएक्शन ले लेने दीजिए। डॉक्टर सुधा क्या दिक्कत है? डॉक्टर सुधा वो कह रहे हैं सेक्युलरिज्म शब्द अगर जोड़ा गया तो दिक्कत क्या है? आपका क्या ये तर्क है कि अगर ये शब्द इतना ही जरूरी होता तो डॉक्टर अंबेडकर और जो संविधान सभा उस समय जिस समय संविधान बना रही थी उस समय इस पर पूरा विचार हुआ, लेकिन फिर भी इसको जोड़ा नहीं गया था? डॉक्टर सुधा, पहली चीज तो ये है, जब मैंने बोला है 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, तब सेक्युलरिज्म नहीं था, सोशलिस्टिक सेक्युलरिस्टिक नहीं था। तब इन्होंने इसको जोड़ा गया था 1975 में आफ्टर इमरजेंसी। मतलब इंदिरा गांधी ने इसको जोड़ा था क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, वोट जिहाद के लिए ये लोगों ने किया था। एंड दैट टाइम इमरजेंसी वाज आल्सो देयर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड। मतलब इसका जो
इसके ठीक है, पीछे जो समय कम है conspiracy है ना, तो डॉक्टर उसका सुधा, समय आप- कम है, आप मुझे एक लाइन समझ विनोद जी का लीजिए, भी और रिएक्शन उसकी लेना वजह है। से किया एक गया लाइन विनोद जी का, सेक्युलरिज्म विनोद जी। नहीं चाहिए। विनोद जी, विनोद जी कुछ मतलब कहना हम जो चाहिए। है वासुदेव मेरा कुटुंब बोल के वक्त बोलते हैं, रुकिएगा जरा, सर्व विनोद जी, धर्म- विनोद जी, सर्व विनोद जी धर्म कुछ को कह हम रहे हैं। साथ क्या लेके बात है चलते हैं। ठीक आप है, हमारे विनोद जी, कॉन्स्टिट्यूशन विनोद में जी। डालने की जरूरत नहीं विनोद है जी, इनको। जल्दी से, क्योंकि समय की कमी है, जल्दी से। और जब आप- भारत में पूरे सुधा जी, आपको नहीं पूरी आई। सुरक्षा एक दिया मिनट, है, एक मिनट, पूरा डॉक्टर सुधा, रुकिएगा। पैकेज दिया है आपको। सुधा बोलिए, बोलिए, विनोद जी, बोलिए। सुधा जी, एक मिनट, जवाब साहब, एक मिनट। सेकुलरिज्म से किसी को जवाब साहब दिक्कत नहीं है। सेकुलरिज्म जो है इस देश की आत्मा है, किसी को बिल्कुल, लेकिन उसका सही ढंग से पालन ये होगा। हमारे और कण कण में है, सेकुलरिज्म जो है वो सेकुलरिज्म हमारे इस कण देश कण के में है। इस देश की एक प्राचीन व्यवस्था है। ठीक है। दिक्कत तब है जवाब साहब, जब इस सेकुलरिज्म के नाम पे संविधान के ऊपर सरिया ऊपर हो जाए। बिल्कुल, इसी नोट पर मुझे दिक्कत खत्म करनी ये है। है, इसलिए कि इस ठीक है। देश में ठीक है। आप संविधान की बात करते हैं अपने बिल्कुल। मतलब से, ठीक है। और जब संविधान की कहने बात का में मतलब जब ये है पहले- कि सेकुलरिज्म हो, सही मायने में सेकुलरिज्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया विनोद जी, शुक्रिया जवाब साहब, शुक्रिया डॉक्टर सुधा, शुक्रिया।